नमस्कार दोस्तों, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक दाफेस जीनियस की, कल्टीवेटर की, जिसके आगे कोई अच्छा से अच्छा जीनियस नहीं टिक सकता। दाफेन इतना जीनियस है कि उसको कोई पता भी नहीं कर सकता कि ये कौन से कल्टीवेटर का इस्तेमाल कर रहा है। दाफेस का जन्म भी कुछ मिस्टीरियस के हिसाब से हुआ था। 16 साल पहले एक तूफानी रात आई थी, जिस तूफान के किनारे मास्टर को एक समुद्र के किनारे एक बच्चा मिला था, लेकिन तूफान इतना तेज था कि गांव से गांव को उड़ाकर तबाह कर दिया था। मास्टर ने जब बच्चे को हाथ में लिया तो ये तूफान थम गया था। फिर उसके बाद से सारी तबाही भी रुक गई। फिर मास्टर ने उस बच्चे का नाम रखा दाफेन। दाफेन के आते ही यहाँ का तूफान खत्म हो गया। तो मास्टर को ये पता चल गया था कि दाफेन का जन्म इसलिए हुआ है कि वो आगे आने वाली बड़ी से बड़ी तूफान और समस्याओं को रोक सकता है। वो समझ चुके थे कि वो अच्छाई का साथ देगा और ये दुनिया को बचा सकेगा। इसीलिए मास्टर ने दाफेन का कल्टीवेशन जंगल में रह करके सबसे दूर उसको स्टार्ट करवा दी थी। दाफेन जो कल्टीवेशन करता वो नॉर्मल कल्टीवेशन से ज़्यादा अलग हुआ करती थी। दाफेन की कल्टीवेशन पावर बहुत ज़्यादा थी। अगर उसके लेवल का कोई भी बंदा उससे आकर के जंग लड़ता तब भी वो उससे कहीं जीत नहीं पाता। उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, जबकि वो खुद भी नहीं समझ सकता था। दाफेन ये बहुत अच्छा इंसान है जो लोगों का साथ देता है और उनकी मदद करता है। उसके कल्टीवेशन के सफर में उसकी मुलाकात एक प्रिंसेस से भी हो जाती है। प्रिंसेस के अंदर एक मिस्टीरियस तरह की एक बहुत ही अलग बीमारी थी कि रात होते ही उसका पूरा बदन जो होता वो जमने लग जाता था। प्रिंसेस ने उसका इलाज ढूंढ लिया था, लेकिन कहीं भी उसका इलाज नहीं मिला। लेकिन जब प्रिंसेस दाफेन से मिलती हैं तो उसको लगता है कि दाफेन का कल्टीवेशन इतना मिस्टीरियस है जिससे उनकी बीमारी ठीक हो सकती है। फिर उसके बाद दाफेन ये एहसास करता है और वो कहता है कि वो प्रिंसेस का साथ देगा और उनकी जो भी परेशानी है उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। इस सीरीज की शुरुआत होती है रात के टाइम पे, जहाँ पे बाजार में बहुत ज्यादा चहल पहल मची हुई थी। सब सामान खरीद रहे होते हैं और वहाँ पे एक ऐसा आदमी भी था जो स्पिरिचुअल स्टिक बेच रहा था। उस स्टिक से इतनी पावर निकलती है कि वो एक स्टिक से कुछ भी ऐसा आर्टिफ बना लेती है। वो कह रहा होता है कि जो भी वो स्टिक को खरीदेगा वो इससे स्पिन पर्ट को बना सकता है और अपने दुश्मनों का मुकाबला भी कर सकता है। बहुत सारे लोग आकर के स्टिक पर्ट को बनाने की कोशिश करते हैं और वो उससे स्टिक वगैरह बहुत सारी खरीदते हैं। वही बाजार में एक घोड़ा गाड़ी गुजर रही थी। उसके अंदर बल्कि कोई और नहीं, उसमें बस प्रिंसेस ही है। प्रिंसेस वहाँ पे आई होती है क्योंकि उन्हें बीमारी का इलाज के लिए दवा चाहिए थी, इसलिए वहाँ पे एक ऐसा कोई मेडिसिन देने वाला होता है जो सारी एक बीमारी का इलाज रखता है। प्रिंसेस अपने बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए आई होती है, इसलिए वो मेडिसिन किंग को ढूंढना चाहती है। उसके साथ उसकी जो एक असिस्टेंट है जूडी नाम की लड़की, वो भी उसके साथ आई हुई होती है। कैपिटा सिटी में वो आए होते हैं तो वहाँ का नज़ारा इतना अच्छा होता है कि वो देख करके बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो लोग बाजार का सैर करते हुए आगे से पढ़ते हुए जा रहे थे। जब रात के 12 बजने वाला होता है तो प्रिंसेस की बीमारी जो होती है एक्टिवेट हो जाती है। प्रिंसेस के साथ जो साथी आया होता है वो कहता है कि अब हमें यहीं रुक जाना चाहिए और कहता है कि सुबह होते हुए हम मेडिसिन किंग को ढूंढने निकल जाएंगे, और प्रिंसेस भी हामी भर देती है। फिर उसके बाद वो माउंटेन टैम पे रुकने का फैसला करते हैं। वहाँ पे उसकी देखभाल करने के लिए एक बूढ़ा होता है और वहाँ पे दाफेन भी गुजर रहा होता है। दाफेन कहता है कि ये तो फेमस माउंटेन का टेम्पल है यहाँ पे, लेकिन कोई है क्यों नहीं। बिल्कुल ऐसा लग रहा जैसे ये जगह वीरान हो चुकी है। वहाँ पे सफाई करने वाला कर्मचारी बताता है कि यह कुछ समय पहले यहाँ पे ये पूरी जगह भरी हुई रहती थी। यहाँ पे लोग आते थे और प्रार्थना करके जाया करते थे। अब लोगों ने यहाँ पे आना कम कर दिया है। यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान भी नहीं बचा है जो यहाँ की देखभाल करता। मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं आता। दाफेन एकदम हैरान रह गया था, इतना अच्छा टेम्पल कैसे ये वीरान हो गया। और जो सफाई करने वाला होता है वो माउंटेन गॉड दाफेन के
तरफ सर झुका करके वहाँ पे प्रार्थना कर रहा होता है। दाफेन सोचता है कि जब वो माउंटेन टेम्पल पर आ ही गया है तो क्यों ना उन्हें रिस्पेक्ट दे दे। माउंटेन गॉड के सामने वो झुक जाता है और अपना सर झुका लेता है और उसी टाइम उसकी पावर एक्टिवेट होने लग जाती है और वहाँ पे एक स्पिरिट होती है जो बाहर निकल कर आ जाती है। दाफेन की जो पावर होती है वो माउंटेन गॉड के अंदर जाने लग जाती है। मूर्ति के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि वो मूर्ति को तबाह कर देगा और आसपास के इलाके में तूफान सा आ जाता है। प्रिंसेस भी ये देख कर के हैरान हो गई थी कि अचानक से गॉड टेम्पल पर क्या हो रहा है। दाफेन रिस्पेक्ट करके जैसे ही उठ रहा होता है, जिस चीज का डर था वही वहीं पे हो जाता है। फिर माउंटेन गॉड की जो मूर्ति है वो चकनाचूर हो जाती है। सफाई करने वाला जो टेम्पल का जो बंदा था वो कह रहा था कि अब अनर्थ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। माउंटेन गॉड की मूर्ति टूट गई। अब ऐसा लगता है कि कोई बड़ी तबाही आने वाली है और सब कुछ खत्म हो जाएगा और वो वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाता है। और दाफेन जो होता है वो भी घबरा जाता है और कहता है मैं तो यहाँ पे अपना रिस्पेक्ट पेश करने के लिए आया हुआ था, इसके अलावा तो कुछ किया ही नहीं, फिर ये मूर्ति कैसे टूट गई। फिर वो सोचता है कि ये मूर्ति कमजोर हो गई थी इसलिए टूट गई होगी। फिर वो मूर्ति को देखने लग जाता है और उससे देखता है कि क्या वो उसे फिर से ठीक कर सकता है। जैसे ही दाफेन ये काम कर रहा होता है वैसे ही वहाँ पे प्रिंसेस का जनरल पहुंच जाता है। जनरल कहता है लड़के देखो यहाँ पे तो रात हो गई है और हमारे साथ कुछ मेहमान भी आए हुए हैं, तो क्या हम यहाँ पे रात गुजार सकते हैं। तो दाफेन कहता है अरे यार ये मेरी जगह नहीं है, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मैं तो ऐसे ही टेम्पल के अंदर आ गया, आपको जहाँ रहना आप रह सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है इसमें। और जो जनरल होता है वो दाफेन का शुक्रिया अदा करता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और कहता है कि तुमने हमें यहाँ पे रुकने के लिए कह दिया। और वहाँ पे जितने लोग आए हुए होते हैं जनरल के साथ साथ प्रिंसेस के साथ जो भी सब लोग वहीं पे कैंप लगा करके रुक जाते हैं और वहाँ पे खाना खाने लगते हैं। और जो जनरल था वो भी दाफेन को कुछ खाने के लिए देता है क्योंकि दाफेन के पास कुछ था नहीं खाने के लिए और दाफेन भी उसका खाना लेकर के बड़े आराम से खाता है क्योंकि दाफेन को भूख भी बहुत लगी हुई थी। और जनरल कहता है दाफेन से कि क्या तुम अपने बारे में बताओगे, तुम यहीं आसपास रहते हो कहीं और यहाँ पे आना कैसे हुआ। दाफेन कहता है कि मैं यहीं पे पास में रहता हूँ माउंटेन पे अपने मास्टर के साथ, मैं यहाँ पे माउंटेन से बाहर निकल के आया था, कुछ जरूरी काम है मुझे। तो जनरल कहता है कि तुम माउंटेन पे रहते हो ना, तो वहाँ पे एक मेडिसिन किंग रहता है, क्या तुम मेडिसिन किंग के बारे में बता सकते हो और वो कहाँ मिलेगा, मुझे उसकी जरूरत है। दाफेन कह रहा था कि तुमने आने में देरी कर दी। दाफेन कहता है कि मेडिसिन किंग तो 3-4 साल पहले मर चुका है, अब तुम उसको नहीं ढूंढ पाओगे। यह सुनकर जनरल भी परेशान हो जाता है और ये तो गड़बड़ हो गई, प्रिंसेस तो बहुत उम्मीद से यहाँ पर आई थी। जनरल कहता है कि मेडिसिन किंग के वजह ये कैसे ठीक हो सकता है। और जनरल प्रिंस घोड़ा गाड़ी के पास आता है और प्रिंसेस से कहता है कि देखो प्रिंसेस, अब तो मेडिसिन किंग जो है मर चुका है जो कि आपकी बीमारी का इलाज ढूंढ पाए। और रात को आराम करने के लिए सभी वहाँ पे लेट जाते हैं और जनरल को लग रहा था कि कोई आसपास तो है जो उनके ऊपर नजर रखे हुए है। जनरल अपना भाला निकाल के रेडी हो जाता है, मैं उसका मुकाबला करूंगा ताकि प्रिंसेस को कुछ ना हो। तब वहाँ पे आता है एक सियो नाम का बंदा, उसको देख करके जनरल और बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। असल में वो उसी सेट का एक मेंबर हुआ करता था जहाँ पे प्रिंसेस है, लेकिन ये एक जासूस था, वह एक जासूस था। जब प्रिंसेस को यह पता चलता है तो प्रिंसेस उसे अपने सेट से निकालकर बाहर कर देती हैं। इसीलिए वो जो सियो नाम का बंदा होता है वो गुस्से में यहाँ पे आया होता है। वो कहता है कि प्रिंसेस की हिम्मत कैसे हुई मुझे सेट से बाहर निकालने की, वो प्रिंसेस को मारने के लिए यहाँ पे आया होता है। जनरल कहता है देख स्वाद तुम यहाँ से चला जाए तो प्रिंसेस का कुछ भी नहीं कर सकता। सियाओ कहता है कि क्या तुमने कल्टीवेशन पावर बढ़ा ली क्या, मैं यहाँ से क्यों चला जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा। वो कह रहा था कि जब मैं वहाँ पे था तब तू मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर था, तू तो मेरे मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो तुझे चुटकियों में खत्म कर दूंगा। वो कहता है कि अब मैं प्रिंसेस के साथ तुम सबको मार डालूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो अपने स्मार्ट से एक स्लैश अटैक करता है कि जनरल और उसके बाकी सिपाही दूर चले जाते हैं। जो सियाओ नाम का बंदा होता है वो प्रिंसेस से कहता है कि तू बाहर निकल और तूने मुझे इस सेट से बाहर क्यों निकाला, वरना मैं अंदर घुसकर तेरी जान ले लूंगा। और जनरल जो होता है वो फिर से सियाओ के बीच में आ जाता है। जनरल कहता है कि देखो जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक प्रिंसेस को कोई आंख उठाकर भी नहीं दे सकता। ऐसे ही चल रहा होता है और दाफेन दूर से खड़ा होकर के सब कुछ देख रहा होता है। दाफेन समझ नहीं पाता और वो ये सोचता है कि कौन ये बंदा है सियाओ जो यहाँ पे
फाइट करने के लिए आया होता है। और जो वहीं पे स्याओ होता है वो एक के बाद एक जो होता है अटैक करता है और जनरल के पास भी अटैक करता है। ऐसा लग रहा था कि स्याओ सारे सिपाही को मार देगा और वो आसानी से भी प्रिंसेस को मार सकता है। जनरल जो होता है वो अपनी पूरी बाजी लगा करके वो चाहता है कि वो प्रिंसेस को बचा ले और जनरल की मार खा के हालत खराब हो गई थी। स्याओ जो होता है वो जनरल के ऊपर अटैक ही करने वाला होता है। तब तक दाफिन जो होता है एक लकड़ी उठा करके स्याओ के ऊपर अटैक करता है जिससे वो जनरल को नहीं मार पाता है। जनरल तो बच जाता है लेकिन स्याओ पागल हो चुका था कि कैसे ये बच गया। वो सोच रहा था कि ये लड़का है कौन, आखिर ये मेरी फाइट के पीछे टांग क्यों अड़ा रहा है। स्याओ जो होता है वो सारा अपना ध्यान वहाँ से हटा करके वो दाफिन की तरफ ही कर देता है ताकि वो उसे मार सके। वो दाफिन से कहता है कि देखो तुम यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारा मैटर नहीं है और तुम बिना वजह के फंस जाओगे, तुम यहाँ से भाग सकते हो। दाफिन कहता है कि देखो जनरल, तुम लोगों ने अपना खाना भी शेयर किया और हम लोगों ने इतना टाइम भी बिताया साथ में, तो क्या मैं उसके लिए तुमसे शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकता हूँ। इससे यह कह करके फिर दाफिन जो होता है अपने कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उसके अंदर से इतना पावर निकलता है कि वहाँ की पूरी जगह ही हिल गई थी, जैसे तूफान ही आ गया होता है। बवंडर क्रिएट हो जाता है। फिर उसके बाद दाफिन जो होता है एक हेवन पिलर को बाहर निकाल लेता है। देखते ही देखते वो एक या दो हेवन पिलर को बाहर निकाल लिया था। देख के सभी ये हैरान हो जाते हैं। हेवन पिलर वो है जो कि इंसान की पावर को दिखाते हैं। जो वहाँ पे लोग थे वो कहते हैं कि ये हेवन पिलर को एक साथ कर लिया है, इसका मतलब ये तो ब्रेक थ्रू कर लिया है और कल्टीवेशन इसकी तो बहुत ज़्यादा हाई है। ये तो कम ही उम्र का लड़का लगता है लेकिन इसकी पावर तो बड़े से बड़े लोगों के आगे भी ज़्यादा पड़ जाएगी। दाफिन जो होता है इतना भयंकर लग रहा होता है कि लोगों की देख करके रूह कांप जाए। और जो स्याओ आया होता है वो कहता है कि मैं तो इसका कोई भी मैं तो इसका कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो मेरा सारा काम तमाम कर देगा। मैं तो यहाँ पे मूड में आया था कि बढ़िया वाली फाइट करूंगा, लेकिन इसकी फाइट देख करके तो बहुत ज़्यादा है। और वो ये देख करके स्याओ जो होता है वो यहाँ से भाग जाता है और ये कहते हुए जाता है कि मैं तुम्हारी जान लेने के लिए किसी और को लेकर के आऊँगा यहाँ पे। वो कहता है कि तू नहीं बचेगा, मैं तुझे मार के ही रहूँगा। जनरल जो होता है वो दाफिन का शुक्रिया अदा करता है। जनरल कहता है कि जो तुमने मुझे स्याओ से बचा लिया, मुझे नहीं पता था तुम इतने कम उम्र में कंडेंसेशन प्रक्रिया को ब्रेक थ्रू कर चुके होगे, तुम तो जीनियस हो यार। दाफिन कहता है कि हाँ यार, मेरे मास्टर भी मुझे जीनियस ही कहते हैं, पता नहीं कि वो मुझे जीनियस कहते हैं। फिर दाफिन कहता है कि हाँ हो सकता है मैं जीनियस होऊंगा, इसीलिए लोग मुझे जीनियस कहते हैं। दाफिन को देख करके प्रिंसेस जो होती है वो घोड़ा गाड़ी से बाहर निकल के आती है और कहने लग जाती है दाफिन तुम तो सच में बहुत कमाल के हो, और कहती है कि इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा मैंने इतनी कम उम्र में कहीं नहीं देखा था। दाफिन जो होता है प्रिंसेस को देखता रह जाता है क्योंकि प्रिंसेस थी ही इतनी सुंदर, उसकी आंखें ही नहीं हट रही थी। और प्रिंसेस कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया दाफिन, जो तुमने हमारी जान बचाई। प्रिंसेस कहती है कि दाफिन तुम्हें जब भी जरूरत पड़े हमारी, तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार रहूंगी। दाफिन कहता है कि ये प्रिंसेस तो नहीं होगी, अगर ये प्रिंसेस होती तो इसके पास कल्टीवेशन पावर होती। वो कहता है कि सुंदरता के साथ भी कल्टीवेशन पावर रखना भी बहुत बड़ा काम होता है। जूडी जो होती है वो दाफिन से कहती है कि तुम्हारी लगता है ना आंखें खराब हो गई हैं, हमारी जो प्रिंसेस है ना वो बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन में हाई लेवल की है और इतनी सुंदर भी है कि वो इतनी सुंदर है, क्या पता इसकी वजह से किसी को नज़र लग गई होगी और वो बीमारी का शिकार हो गई है जिसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा है। प्रिंसेस कहती है कि दाफिन सच में वो जो मेडिसिन किंग है वो मर गया है, क्योंकि मैं यहाँ पे बड़ी उम्मीद से आई थी, मुझे किसी भी कीमत पे वो मेडिसिन किंग चाहिए था। दाफिन कहता है कि मेडिसिन किंग मर चुका है क्योंकि मेरे मास्टर ने कहा था और मास्टर का कहा हुआ कभी झूठ नहीं हो सकता। यह सुनकर प्रिंसेस कहती है लगता है मेरी किस्मत ऐसी ही रहेगी, अब अपनी सारी जिंदगी हर रातों को तड़पते हुए गुजारना पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है मेरे इस तकलीफ का, अब तरीका भी ढूंढना बंद कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई तरीका एग्जिस्ट करता होगा कि मेरी इस बीमारी को ठीक कर सके। प्रिंसेस कहती है कि छोड़ो इस बारे में, अच्छा बताओ कि तुम यहाँ पे जा कहाँ रहे थे। दाफिन कहता है कि मैं कैपिटल सिटी जा रहा था, मेरी एक सीनियर सिस्टर है, मैं उनसे ही मिलने जा रहा था। मैंने अपनी सीनियर सिस्टर को आज से पहले कभी नहीं देखा, बस मुझे मास्टर से पता चला कि मेरी कोई सीनियर सिस्टर भी है जो कि कैपिटल सिटी में रहती है, तो मैं उन्हीं को ढूंढने के लिए जा रहा था। तो प्रिंसेस कहती है कि अरे वाह, ये तो अच्छा ही है, मैं भी कैपिटल सिटी ही जा रही हूँ, अगर
तुम्हें भी वहीं जाना है तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। और प्रिंसेस कहती है क्या तुम अपने सीनियर सिस्टर का नाम बता सकते हो, क्या पता मैं उसको जानती हूँ कैपिटल सिटी में। दाफिन कहता है कि मेरी जो सीनियर सिस्टर है ना, उनका नाम है किंग जॉ। उनका नाम सुन करके वहाँ पे जो खड़े हुए लोग रहते हैं वो ये सुनकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो जो लड़की है वो बहुत खतरनाक है, बड़ी फेमस बंदी है। सभी लोगों के होश उड़ चुके थे किंग जॉ का नाम सुनते ही। दाविस कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं कभी उससे मिला भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मेरा और उसका क्या रिश्ता है। वो कहता है कि जब तक मैं किंग जॉ से मिलता नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा और उसका क्या रिश्ता है। मैं ये सारे रिश्ते क्लियर करने के लिए मैं किंग जॉ के पास जा रहा था। प्रिंसेस कह देती है कि झूठ बोल देती है कि मुझे नहीं पता किंग जॉ कौन है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगी कैपिटल सिटी में, हम लोग मिलकर ढूंढने की कोशिश करेंगे किंग जॉ को। दावेन कहता है कि अरे यार आप लोग तो बहुत कितने भरे लोग हैं, मैं खुद ही सोच रहा था कि सवारी का बंदोबस्त हो जाता तो कितना अच्छा रहता, आपने फ्री में ही मेरी सवारी का बंदोबस्त कर दिया। और जैसे ही आधी रात होती है वैसे प्रिंसेस की जो बीमारी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वैसे ही उसका बदन एकदम पूरा जमने लग गया था, उसकी पूरी हालत खराब हो जाती है और उसके साथ जो लड़की होती है वो उसे घोड़ा गाड़ी के अंदर ले जाने लगती है। दाफिन जो होता है वो जनरल से पूछता है कि तुम्हारी प्रिंसेस को क्या हो गया, कौन सी बीमारी है उसको, और कहता है कि इससे पहले मैंने ऐसी कोई बीमारी नहीं देखी थी। और जनरल भी परेशान हो जाता है और जनरल कहता है कि इसी का तो इलाज ढूंढने के लिए हम लोग निकले हुए थे, अब तो इसका इलाज भी नहीं मिलेगा। हमारी प्रिंसेस तो बहुत ही हिम्मत वाली है और किसी को इतनी तकलीफ अगर हर रात को होती ना तो वो कब का अपनी जान ले लिया होता, लेकिन प्रिंसेस ऐसा नहीं करती, वो हर तकलीफ को बर्दाश्त करती हैं। और ये सारी बातें छोड़ो और जाके सो जाओ, कल हमें लंबे सफर के लिए निकलना है। वैसे ये जो सियाओ आया था वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, क्या पता वो फिर से लौट के आ जाए, तो मैं रात पे यहाँ पे निगरानी रखता हूँ, तुम आराम से यहाँ पर सो जाओ। और दाफिन जो होता है वो आराम से टेंपल के अंदर जाके सोने लग जाता है और उसको अजीब सी बेचैनी हो रही थी, उसको नींद ही नहीं आ रही थी और उसको समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा था। और वापस से उठ के बैठ जाता है और अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है, कम से कम उसकी बेचैनी तो खत्म होगी और थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगा। और कल्टीवेशन करने से उसके अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था और वो आसपास के इलाके में फैलने लग जाता है। वहाँ पे आग भी जल गई थी, इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा था। और जैसे ही वो औरा जो होता है घोड़ा गाड़ी के अंदर आता है और कुछ प्रिंसेस के पास आता है तो उनकी तकलीफ थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग रही थी और प्रिंसेस की हैरान थी कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, कहाँ से इतना अजीब सा औरा आ रहा है जो मेरी तकलीफ को कम कर रहा है, बड़ी अजीब बात है ये। और वो जूडी से कहती है आखिर जाके बाहर देखो कि क्या हो रहा है, कहाँ से औरा यहाँ पर आ रहा है। जूडी जो होती है वो जाके बाहर चेक करती है और देखती है दूर दाफिन दिखाई देता है जो अपना कल्टीवेशन कर रहा था, उसी का ऑरा यहाँ पर आ रहा होता है। प्रिंसेस जो होती है वो जूडी से कहती है कि दाफिन से कह दे कि वो अपना कल्टीवेशन रोक दे, अगर वो अपना कल्टीवेशन बंद कर दे तो उससे पता चल जाएगा कि उसी का ऑरा आ रहा था जो मेरी तकलीफ को दूर कर रहा था। जूडी जो होती है दाफिन से कहती है कि दाफिन रुक जाओ, क्या तुम इस टाइम कल्टीवेशन कर रहे हो, सुबह कर लेना, जाओ सो जाओ। दाफिन जो होता अपना कल्टीवेशन रोकना तो नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी वो रोक देता है। दाफिन जो होता अपना कल्टीवेशन रोक देता है और प्रिंसेस की जो तकलीफ है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई होती है। प्रिंसेस समझ गई थी कि दाफिन के जो कल्टीवेशन का ऑरा था वही मेरी तकलीफ को दूर कर रहा था। प्रिंसेस जो होती है जूडी से कहती है कि जाओ दाफिन से कहो कि वो अपना कल्टीवेशन फिर से स्टार्ट करे और उससे कहो कि मेरे नज़दीक आकर के कल्टीवेशन करे ताकि और ऑरा मेरे अंदर आ सके। जूडी जो होती है वो जाके दाफिन से कहती है कि अपना कल्टीवेशन फिर से स्टार्ट कर दो और वहाँ पे नहीं, घोड़ा गाड़ी के पास स्टार्ट करो। दाफिन कहता है कि अरे यार ये क्या पागल लोग हैं जो अभी कह रहे हैं कि कल्टीवेशन करो, अभी कह रहे हैं कल्टीवेशन नहीं करो, दिमाग खराब करके रखा है। वो जूडी से कहता है कि देखो मैं भला इंसान हूँ, लोगों की भलाई करता हूँ, लेकिन फिर भी वो प्रिंसेस के लिए वहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करने लग जाता है। दाफिन जो होता है कल्टीवेशन फिर से करने लगता है लेकिन वो ऑरा जो होता है वो कम जा रहा होता है। तो फिर प्रिंसेस जूडी से कहती है कि जाओ दाफिन से कहो कि घोड़ा गाड़ी के अंदर आके कल्टीवेशन करे, ज़्यादा ऑरा मेरे अंदर आएगा ताकि मेरी तकलीफ कम हो जाएगी। जूडी कहती है कि अरे आप ये क्या कह रही हैं, अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है, आप एक अनजान इंसान के साथ कैसे रह सकती हैं। प्रिंसेस कहती है कि मेरी तकलीफ इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं अपनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ और कहती है कि जाओ दाफिन से कहो कि आके यहाँ पे कल्टीवेशन करे। जूडी जो कहती है कि दाफिन जाओ अंदर कल्टीवेशन करो और कहती है कि
कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। अगर तुमने एक भी नज़र प्रिंसेस को उठा करके देखा तो बहुत बुरा होगा। दाफेन खुद भी शर्मा रहा था कि कैसे वो अंदर जाएगा, लेकिन वो प्रिंसेस के लिए हामी भर देता है और वो अंदर जाके ही कल्टीवेशन करता। और जूडी कहती है कि देखो, एक याद है ना जो मैंने कहा था, एक बार भी नज़र उठा करके मत देखना। मैं घोड़ा गाड़ी के बाहर ही खड़ी हूँ, कोई आवाज़ सुनी तो मैं तुम्हें घोड़ा गाड़ी के अंदर घुसकर मार दूंगी। दाफेन जो होता अंदर आता है तो वहाँ पे पूरा माहौल ही ठंडा हो चुका होता है। प्रिंसेस की जो हालत होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है और वो दाफेन से कहती है कि दाफेन जल्दी कल्टीवेशन स्टार्ट करो। और दाफेन जो होता है वो अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। और दाफेन कल्टीवेशन कर रहा होता है तो उसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा होता है वो चारों तरफ गर्म कर रहा होता है। और जो प्रिंसेस की बॉडी जम रही थी वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगी थी। और प्रिंसेस जो होती है वो आती है और दाफेन के पीछे जो होती है आकर के बैठ जाती है और दाफेन से कहती है कि थोड़ा अपने कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ाओ और थोड़ा फास्ट कल्टीवेशन करो और जो मेरी तकलीफ है ना वो कम होने लग जाए। प्रिंसेस को इतना करीब बैठा हुआ देख करके दाफेन भी थोड़ा थोड़ा शर्माने लग जाता है। दाफेन जो होता है वो थोड़ा थोड़ा घबरा रहा होता है, लेकिन तब भी फिर भी वो कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया होता है और वो करता रहता है। दाफेन जो होता है जितने तेज़ी से कल्टीवेशन बढ़ा रहा होता है वैसे ही प्रिंसेस की जो तकलीफ थी वो धीरे धीरे कम हो रही होती है। दाफेन की कल्टीवेशन की वजह से जो पूरी घोड़ा गाड़ी थी वो पूरा कल्टीवेशन से भर चुकी होती है। दाफेन कहता है कि मेरे कल्टीवेशन और मेरे ऑरा में ऐसा कौन सा असर है कि इनकी बीमारी ठीक हो रही है, कौन सी ऐसी बीमारी है यार। और ये काफ़ी अजीब बात है कि प्रिंसेस की बीमारी से ठीक हो रही है और मैं यहाँ काम आ रहा हूँ प्रिंसेस के लिए, ये बहुत अच्छी बात है ताकि उनकी बीमारी कम हो रही है। मैं किसी के लिए काम आऊँ, किसी की मदद करूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रिंसेस की तकलीफ कम हो रही होती है लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई होती है और बहुत ज़्यादा ऑरा की ज़रूरत थी। प्रिंसेस जो होती है वो थोड़ा खड़ा होने की कोशिश करती है और वहाँ वापस से गिर जाती है और उनकी तकलीफ और भी बढ़ जाती है। और दाफेन घबरा जाता है कि अरे यार ये अचानक से क्या हुआ। दाफेन की कल्टीवेशन रुक चुकी होती है और उसकी कल्टीवेशन रुकते ही प्रिंसेस की और भी तकलीफ बढ़ चुकी होती है। दाफेन कहता है कि मुझे नहीं लगता कल्टीवेशन से कुछ होगा, मुझे कोई और तरीका निकालना पड़ेगा इस तकलीफ को कम करने का। और वो डिसाइड करता है कि अपनी पावर को थोड़ा सा प्रिंसेस के अंदर डाल देगा। अब प्रिंसेस की जो तकलीफ है एक ही बार में जल्दी से ख़त्म हो जाए। और दाफेन जो होता है अपने अंदर का जो थोड़ी सी पावर होती है, ऑरा होता है, वो सीधा का सीधा प्रिंसेस के अंदर डाल देता है। और जैसे ये काम हुआ था प्रिंसेस जो हवा में एकदम उड़ने लग जाती हैं। और दाफेन कहता है कि मैं तो थोड़ा सा ही ऑरा दे रहा था लेकिन कैसे इतना ज़्यादा ऑरा चला गया और उसी ऑरे की वजह से बहुत तेज़ी से धमाका होता है। वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो थोड़ा सा ही किया था। लेकिन फिर भी दाफेन